दिमाग से ये चीजें निकले। अगर हमारी हर जनरेशन में यही बढ़ता रहेगा तो गड़बड़ है फिर। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में एकता की बात करता है हमारे देश में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। यानी हम सभी भिन्न हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का रीजन क्या है? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये आपको पता ही है, हमने पढ़ा था। हम किसका प्रोडक्ट हैं? डेवलपमेंट प्रोडक्ट है, विकास गुणनफल है, उत्पाद है किसका? आपके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। ठीक है, तो अगर हम देखें लैंग्वेज के आधार पर भिन्नता हो सकती है क्लासरूम में। कोई बच्चा पंजाबी बोलता हो, कोई गुजराती बोलता हो, कोई मलयालम बोलता हो, कोई हिंदी बोलता हो, कोई इंग्लिश बोलता हो, कोई कुछ और बोलता हो, फारसी बोलता हो। तो भाषा के आधार पर हम अलग होते हैं क्लास में बच्चे। कास्ट, जाति के आधार पर अलग होंगे। आपको क्या पड़ी है भाई जाति के आधार पर अलग हो सकते हैं, तो आप एम्ब्रेस कर सकते हैं सबको, कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ लेके चल सकते हैं, जरूरी थोड़ी है। फिर जब मैं आपका सेशन शुरू होता है और मैं बोलती हूँ यस वी आर लाइव नाउ, गुड इवनिंग एवरीबडी, या कुछ तो मैं बोलती हूँ, वो शुरू की लाइन अभी मेरा दिमाग बहुत ज्यादा व्यस्त है। सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। इसका मतलब क्या है? मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रख रही हूँ, डाइवर्सिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। मैं जस्ट ये नहीं कह रही हूं कि जब मेरा मतलब ये है कि नमस्कार भी, राम राम भी हो रही है, सत श्री अकाल भी, इसका मतलब क्या है? डाइवर्सिटी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विभिन्नता में एकता की बात कर रहे हैं। और टीचर को ऐसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हर टीचर को यही बोलना चाहिए शुरू में। आई एम जस्ट सेइंग कि टीचर को ये बात कन्वे करनी चाहिए कि वो सभी कल्चर की, सभी संस्कृतियों की, सभी भाषाओं की इज्जत करता है ना। टीचर का कट्टरपंथी होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप पर्सनली क्या मानते हैं? आप पर्सनली किसी, आप जातिवादी वैसे तो होना नहीं चाहिए आपको, हैं भी तब भी भाई साहब क्लासरूम में वो बच्चे हैं आपके लिए, है ना। आप देश का निर्माण कर रहे हैं, जाति के आधार पर बांट के सत्यानाश हो जाएगा, है ना। तो कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर, बच्चा मेल है कि फीमेल है, इस बात में आप इक्विटी का ध्यान रख सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करेंगे कि भेदभाव करने लग जाएं। कम्युनिटी, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस है, उसके हिसाब से आपको लेके चलना है। समुदाय, कोई किसी ऐसे समुदाय से आता है जो पिछड़े वर्ग से है या पहली जनरेशन का लर्नर है। रिलीजन, कौन किस धर्म से आता है, इन सब के आधार पर हमारे अंदर भिन्नताएं होती हैं। और भिन्नताएं नहीं होंगी तो हम रोबोट्स बन जाएंगे, चिट्टी बन जाएंगे हम, है ना। मैं बनी हुई हूं जैसे 2-3 दिनों से, बस पीपीटी ही पीपीटी। तो लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन और भी बहुत सारे। हम अपने रंग, रूप, सोच, विचार, रुचियां, इंटरेस्ट सबका सेम नहीं होता। एप्टीट्यूड, कौन किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, किसके अंदर कौन सी स्किल को सीखने की क्षमता है, एटीट्यूड, नजरिया, इन सब में भिन्न होते हैं। उसके बावजूद आपको बच्चे को सिखाना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, होने चाहिए, अच्छी बात है। वेरिएबिलिटी क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस यानी सब में वेरिएशन है, ये अच्छी चीज है, ठीक है ना। ये अच्छी चीज है, इसको एम्ब्रेस करना है, इसको एसेट की तरह, एक रिसोर्स की तरह यूज करना है एक टीचर को। सिंपल बात, आगे बढ़ेंगे। स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड सीसीई, ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। फिर छोटी छोटी सी बातें हैं, वो एक एक नंबर की चीजें हैं। बस इंक्लूसिव एजुकेशन थोड़ा सा होगा, उसमें भी मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन में भी टू द पॉइंट इक्विटी एंड इक्वालिटी समझा दो। अभी समझाऊंगी, जान के नहीं समझा रही हूं ना। इंक्लूसिव एजुकेशन में आएगा वो टॉपिक, वी विल डिस्कस। अजीत कह रहे हैं कि बिहार के फलाने लोग किसी एक नेता का नाम ले रहे हैं कि उनके भक्त हैं। देखिए वैसे तो, और ये जब तक ये चलता रहेगा ना, तब तक जो जरूरी चीजें हैं, जो हमारी रोजगार पे हमारा ध्यान नहीं होता, हम वोट देते हैं जाति को देख के, अगर ऐसा करता है कोई तो। और बिहार में तो अभी ये निकल के भी आया ना वो सारा कुछ, तो जो भी है खैर। बट फोकस आपको यही रखना है कि आप इन चीजों से बचें एज अ टीचर। अगर हम बात करें स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड सीसीई, स्कूल आधारित आकलन एवं सीसीई। स्कूल आधारित आकलन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, एक ही मिनट लगेगी। एसबीए की अगर हम बात करें, ये टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे, आपका सिलेबस अब चेंज होगा जल्दी ही इस साल। मुझे लगता है इस साल के अंत तक आते आते जो दूसरा सीटेट हो रहा होगा, हो सकता है पहले में भी कर दें, सिलेबस चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब तो सीसीई भी अपडेट हो गया समय के साथ, सिलेबस आपका चेंज नहीं होता। देखिए एसबीए की अगर हम बात करें तो यह एक होता है होम बोर्ड एग्जामिनेशन, होम एग्जामिनेशन। दूसरा होता है एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं आपके, प्रैक्टिकल लेते हैं। बोर्ड्स मैंने और आपने ऐसे दिए हैं, मेरे पास तो ऑप्शन था होम बोर्ड का, बट मैंने वो नॉर्मल एक्सटर्नल वाला ही चूज किया था। तो 10th की बात कर रही हूँ, 12th में तो होता नहीं है। तो ये क्या हुआ, तो आप यहां पे सीसीई ने कहा, सीबीएसई ने कहा कि भाई स्कूल बेस्ड असेसमेंट रख लो, बेटर है। रीजन क्या है? क्योंकि स्कूल के टीचर्स अपने बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को ज्यादा बेहतर देख पाते हैं। साल भर वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कई बार बच्चे को कोई एक विशेष घटना घट गई, वो बच्चे को ज्यादा बेहतर से जान पा रहे हैं, बजाय कि एक्सटर्नल एग्जामिनर, या जब वो बाहर जाएगा तो फियर भी कम होगा। तो एक तो ये बात थी, इस पे कई पक्ष हैं, कुछ लोग इसको खराब मानते हैं, कुछ लोग अच्छा मानते हैं, बट इसमें मान लेंगे हम कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा वो बच्चा जो ज्यादा क्लोजली देखता है। नेचर और नर्चर को बता तो दिया था शुरुआत में, दोनों महत्वपूर्ण है, और दोनों किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी में एनवायरमेंट।
यार मैं पहले यूपी बोर्ड से थी, फिर इधर आ गई थी, तो 10th में फिर सीबीएसई हो गया था। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। एनीवन फ्रॉम कोलकाता, अच्छा आ जाओ वापस, ऐसा मत बोलो, क्या बोल दिया मैंने। देखो तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट, अच्छा सिलेबस चेंज करने को बोल रहे हो, अच्छा तो कोई बात नहीं, मतलब मेरे को ऐसा कुछ है नहीं, बट देखो समय के साथ चेंजेस तो आते हैं, मतलब कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे यार, उसको भी डिस्कस करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो होना होगा ना मेरे हाथ में ना आपके, है ना, मेरा बस चलो तो सबको ऐसी नौकरी मिल जाए फिर, बट अच्छी बात है ना, सीखने का मौका, चैलेंजेस, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो सिस्टम है तो है। अब कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन समझ लेते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है सतत, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, है ना। सतत मतलब लगातार आकलन हो, साल भर कॉन्टिन्यूटी में अलग अलग समय पे एक्टिविटीज होती रहे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है इन ऑल एस्पेक्ट्स, व्यापक। स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, यानी शैक्षिक व सह शैक्षिक पक्षों में, यानी सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं, एक्टिविटीज आप फील्ड ट्रिप भी करा रहे हो, बच्चों को ऑब्जर्व भी कर रहे हो, उसका पोर्टफोलियो भी बन रहा है, हर पक्ष में आप उसका आकलन कर रहे हो, ये सीसीई कहता है। अगर सीसीई की बात करें, जरूरी नहीं पूरा सिलेबस चेंज होगा, कुछ पार्ट चेंज हो सकते हैं। सीसीई की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे सीसी में जो पहला सी है कॉन्टिन्यूअस, सतत, रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट। लगातार, ऐसा नहीं साल के अंत में एक दिन पेपर हो रहा है बच्चा डर जाए, नहीं, लगातार कुछ ना कुछ, कभी एफए हो रहे हैं, कभी कोई एक्टिविटी हो रही है, कभी ऑब्जर्वेशन, कभी ओरल टेस्ट, इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो कॉन्टिन्यूटी में आपको फीडबैक रहेगा आपके पास। कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, स्कोलास्टिक प्लस को स्कोलास्टिक, शैक्षिक व सह शैक्षिक, यानी पेपर पेंसिल टेस्ट भी, सिलेबस या एकेडमिक्स वाला भी, और बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है कि कम्युनिकेशन में अच्छा है, डिबेट में अच्छा है, सारे पक्ष, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण आकलन कर रहे हैं, जो आपका होलिस्टिक असेसमेंट की बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कर रही है, लास्ट में करेंगे उस पर बात। तो मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स, यानी कैप, CAP, कॉग्निशन यानी दिमाग, अफेक्शन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, दिमाग, दिल और हाथ, मतलब फिजिकल एक्टिविटी, तीनों ही पहलुओं में आप बच्चे को जांच रहे हैं, है ना। इवैल्यूएशन आपको बताइए, जांचना, वेरिड टूल्स का इस्तेमाल करना, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, ये सब, तो इवैल्यूएशन हो गया। डेली बेसिस पे सभी पहलुओं में जांचना बच्चे को, इवैल्यूएशन करना क्या है, सीसीई है, सीबीएसई ने 2009 में इसको लागू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट होता है आकलन, जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं, और पर्पस क्या है इसका आकलन का, कि आपने डेटा कलेक्ट किया, बच्चों को ऑब्जर्व किया, चीजें निकाली, उसके बारे में पता किया, कहां उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट के लिए, तो फीडबैक के लिए आप असेसमेंट करते हैं, प्रतिपुष्टि मिल सके, लर्निंग को, अपने मेथड्स को कहां इंप्रूव कराना है, ये सब जान सके, इसलिए आप असेसमेंट करते हैं, है ना। बच्चा किस एरिया में वीक है, कहां दिक्कत है। एक चीज होती है मेजरमेंट, मापन, कि आपके कितने % नंबर आए, यानी जिस चीज को आप माप सकते हैं यूनिट में, वो है मेजरमेंट। तो कुछ पहलू तो ऐसे होंगे कि इतने में से इतने नंबर मिल गए, ये मेजरमेंट हो गया, रेटिंग स्केल में पता लगा लिया, आउट ऑफ 5 कितना आप स्कोर कर रहे हैं। असेसमेंट में जरूरी नहीं हर जगह पे नंबर से पता लगेगा आपको, आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जैसे डेवलपमेंट को असेस किया जा सकता है, पूरी तरह से मेजर नहीं किया जा सकता, विकास के सभी पहलुओं को मेजर करना असंभव है, जबकि ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। तो ग्रोथ मेजरेबल होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो ऑब्जर्वेबल होता है, असेस किया जा सकता है, आकलन लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कई चीजों में, कि आप इसमें अच्छे हैं, इसमें बुरे हैं, जरूरी नहीं हर चीज में आपको नंबर से मार्किंग की जाए। तो जहां आप मार्किंग कर पा रहे हैं कि इतने % आ गए, तो वो मेजरमेंट का एस्पेक्ट हो गया। असेसमेंट क्या है, जब आप फीडबैक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, क्या है, फीडबैक चेंजेस क्या ला सकते हैं। मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों ही पार्ट किसका है, इवैल्यूएशन का। तो इवैल्यूएशन एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों शामिल हैं। आकलन भी करना, जिसमें आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जांच रहे हैं, बच्चे को जान रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं। मेजरमेंट जिसमें आप परसेंटेज के बेसिस पे चीजें कर रहे हैं, और ये दोनों इवैल्यूएशन में आ जाते हैं, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर हम बात करें टाइप की, यहां आपको पता है ये आपका फेवरेट टाइप होगा, ठीक है ना, CCL एंड क्या कह रहे हो भाई, CCE के अंदर CCL आएगा क्या? नहीं 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 अंकिता, CCL मैंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बताया है आपको, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू लर्न। एक मिनट रुको, देखना एक बार, इतनी बात क्लियर है। दोपहर के समय मैराथन कराएं, शाम को ससुराल में खाना बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्लास मिस हो जाती है। आई अंडरस्टैंड। क्या कह रहे हो भाई, CCE के अंदर CCL आएगा क्या? नहीं 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 अंकिता, CCL मैंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बताया है आपको, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू लर्न। एक मिनट रुको, देखना एक बार, इतनी बात क्लियर है। दोपहर के समय मैराथन कराएं, शाम को ससुराल में खाना बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्लास मिस हो जाती है।
आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना, है ना। और कोई कह रहा है हेयर कितने ब्यूटीफुल है, क्या लगाती हैं नेहा? लिटरली मुंह धोने की फुर्सत नहीं मिली है जब से उठी हूं, है ना। देखो एक बार, अगर हम बात करें गीजर ऑन किया था, जा नहीं पाई नहाने देखो एक बार, सर्दियों में वैसे सबका यही हाल है। देखो एक बार, असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखिए एक बार, हेयर पे बाद में आएंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये 3 प्रकार के असेसमेंट हम जरूर पढ़ते हैं, पेपर में आते भी हैं हर बार। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम चल रहा है, अधिगम को बेटर कराना है, फीडबैक के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। जैसे अभी आपसे मैं पूछूं कि अच्छा इसका जवाब दो, पोल में आप जवाब दे रहे हो, कोई फाइनल नंबर मिलेंगे इससे? नहीं, लेकिन मेरे पास फीडबैक आ जाएगा कि कितने % लोग सही जवाब दे रहे हैं, तो मैं अपने मेथड में क्या इंप्रूवमेंट ला सकती हूं, टीचिंग मेथड में, या कहां गलती है, वीकनेस, ये सब पता लग जाएगा मुझे। फॉर लर्निंग क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये एक्टिविटीज के बेसिस पे होता है, ध्यान रखिएगा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एक्टिविटीज क्या है? फील्ड ट्रिप हो सकती है, क्विज हो सकती है कोई, है ना, कोई क्लास टेस्ट हो सकता है, ये एक्टिविटी सेंटर्ड है। ये पेन पेपर टेस्ट इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, पेन पेपर टेस्ट होता है ऑफ लर्निंग में। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो आपके एफए नहीं होते, रचनात्मक आकलन, तो ये उसका हिस्सा है, ये फीडबैक के लिए किया जाता है ना। ऑफ लर्निंग क्या है? ऑफ लर्निंग जजमेंट कुछ हद तक आपको एविडेंस के लिए किया जाएगा, अगर मैं जजमेंट ना भी लिखूं कि आपको एविडेंस बेस्ड होता है ये। और अगर मैं देखूं यहां पे जजमेंट भी कुछ हद तक कह सकते हो, ऐसे समेटिव असेसमेंट, जो आपका टर्म एंड, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम या बोर्ड एग्जाम, या जो आपका सीटेट फाइनल 21 तारीख को हो रहा होगा, वो ऑफ लर्निंग का उदाहरण है, जितने नंबर आ गए। फॉर लर्निंग क्या है? जब आप मॉक लगा रहे हैं, अभी आपको इंप्रूवमेंट का पता है, जब आप खुद से ही मॉक लगा रहे हैं तो एज लर्निंग, जब आप किसी से टेस्ट में चेक भी करा रहे हैं जाके टीचर से, तो वो फॉर लर्निंग हो जाएगा। तो फॉर लर्निंग में फील्ड ट्रिप हो गए, कोई भी एक्टिविटी जो है वो फॉर लर्निंग में जाएगी। कोई एक वो क्वेश्चन आता है ना, पहले दिक्कत होती थी, इसके लिए मैंने बहुत सीसी के मैनुअल वगैरह पढ़े, तब जाकर के चीजें क्लियर हुई थी। शुरुआत में क्या होता था, और कई बार ऑफिशियल आंसर की में भी एक बार की आई थिंक गड़बड़ है, ज्यादा तो होती नहीं है। तो एक कुक है जो खाना बनाते हुए टेस्ट करता है, तो असेसमेंट एज लर्निंग है, खुद से कर रहा है। अगर एज लर्निंग का उसमें ऑप्शन नहीं है तो वो फॉर लर्निंग है, क्योंकि वो प्रक्रिया चल रही है तब आकलन कर रहा है। ऑफ लर्निंग, वो ऑफ लर्निंग नहीं होगा, क्योंकि ऑफ लर्निंग वो तब हो जाएगा फिर जब कोई और मास्टर शेफ में गए आप और किसी ने फाइनल नंबर दिए आपको अपने खाने पे, तो वो ऑफ लर्निंग तब होगा जब वो खुद से टेस्ट करे, या ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग फीडबैक के लिए चीजें हो रही हो बहुत बड़े शौर्य सिंह, तो क्या होगा? फॉर लर्निंग हो जाएगा। ऑफ लर्निंग जब जजमेंट या फाइनल आपको परसेंटेज बतानी है कुछ, जैसे ईयरली और हाफ ईयरली, तो ऑफ लर्निंग है। जब बच्चा खुद से खुद का आकलन करे, या उसके दोस्त, सेल्फ या पीयर, सहपाठी उसके, या वो खुद आकलन कर रहा है, जब आप खुद से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, खुद ही एनालाइज कर रहे हैं, वो एज लर्निंग है, अधिगम के साथ। ऑफ लर्निंग है, टीचर ही लेगा, फॉर लर्निंग भी टीचर होता है यहां पे, लेकिन फॉर लर्निंग लर्निंग में सुधार के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। ऑफ लर्निंग है जजमेंट, या फिर फाइनली आपको पता लग जाए, एविडेंस मिल जाए कितना आता है बच्चे को। तो ईयरली, हाफ ईयरली, यहां पेन पेपर टेस्ट जो है वो ऑफ लर्निंग में आएगा। अगर पेन पेपर टेस्ट लिया जा रहा है फाइनल एकेडमिक पेपर का, तो वो अगर कोई एक्टिविटी कराई जा रही है तो एफ, सिंपल बात है। पेपर पेंसिल ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन। अगर एक्टिविटी हो रही है, फील्ड ट्रिप है, कोई भी क्विज है, तो ये फॉर लर्निंग, ठीक है। टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है, यानी आपके एसए में आते हैं, एफए का पार्ट है फॉर लर्निंग, एसए का पार्ट है ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग भी एफए में ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो अब यहां पे ये देख लेना कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? अधिगम के लिए आकलन, आपकी स्किल्स का, अंडरस्टैंडिंग का फीडबैक देने के लिए फॉर लर्निंग, क्योंकि लर्निंग अभी हो रही है, मैं आपको फीडबैक दे सकती हूं, आज हम इंप्रूव कर लेंगे चीजें। ऑफ लर्निंग में फीडबैक का स्पेस नहीं है, क्योंकि एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग टू असेस स्टूडेंट्स अचीवमेंट अगेंस्ट लर्निंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स, यानी एक स्टैंडर्ड सेट है, एक बेंचमार्क सेट है कि 90 नंबर लेकर के आने, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, जब फाइनली आप एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट, एक बेंचमार्क के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करना है, तो जजमेंट के लिए होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर लर्निंग फीडबैक के लिए है, और कैसे इंप्रूव कराएं मेथड्स। एज लर्निंग जब आप खुद से ही लगे हुए हैं कि आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है, रिफ्लेक्ट करना है। फिर चलिए, खैर कुछ टेक्निक्स होती हैं असेसमेंट की, फटाफट से देख लेते हैं, फिर नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस पे चलेंगे, जिसको लेके आप लोग परेशान रहते हैं। टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, आकलन के या इवैल्यूएशन के कुछ तरीके हैं। ऑब्जर्वेशन, टीचर बच्चे को क्लासरूम में, एक्टिविटी करते समय, खेल में, कोई और डिबेट डिस्कशन में ऑब्जर्व करेगा कि बच्चे की स्ट्रेंथ किधर है, वीकनेस किधर है। पोर्टफोलियो, प्रॉपर एक फाइल होती है जिसमें स्ट्रेंथ वीकनेस सारी होती है, प्रॉपर फाइल होगी, इसमें सारा कच्चा चिट्ठा है बच्चे का। रेटिंग स्केल, बेसिकली आपको ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, रिक्टर स्केल 1 to 10, आपको कितना
किसी बिहेवियर को आंकना है, बच्चे की कोई पर्टिकुलर स्किल को आंकना है तो रेटिंग स्केल का इस्तेमाल। सोशियोमेट्री होती है कि बच्चा सोशली कितना बेहतर है। जब हम कहते हैं मॉनिटर बनाएंगे, भाई क्लासरूम में बताओ कितने बच्चे चाहते हैं हिमांशी मॉनिटर बने, 5 बच्चों ने हाथ उठा दिया। कितने बच्चे थे टोटल? 10 बच्चे थे। तो भाई हिमांशी के तो रिलेशन बाकी 5 बच्चों से ठीक है जब वो कह रहे हैं उठा दो हाथ। मेरे को याद है ये 6th क्लास में हुआ था मेरी, हालांकि 10 बच्चे नहीं थे, क्लास में ज्यादा थे। तो सोशियोमेट्री समाजमिति विधि का इस्तेमाल किया जाता है बच्चे के अपने पीयर्स के साथ कैसे रिलेशन है इसको जानने के लिए। इंटरव्यू, आप डायरेक्ट डिस्कशन पूछ सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो बच्चे का, उससे भी पता लगेगा कि उसकी चीजों के बारे में। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, कोई घटना विशेष घटी है, यदि कोई चोट लग गई बच्चे को, बच्चे ने किसी की मदद की किसी पर्टिकुलर दिन विशेष में, आप एक प्रॉपर डिटेल लिखते हो कि अच्छा आपके बच्चे ने आज इसको पीटा, ये हुआ वो हुआ, तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। जबकि पोर्टफोलियो में पिक्चर्स से लेकर स्ट्रेंथ वीकनेस सब कुछ होगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में स्पेसिफिक घटनाओं की बात होती है, उनका वर्णन होता है। ठीक है ना? तो इतनी बात क्लियर। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, तो फिर वो क्यूमुलेटिव में संचयी है, उसमें हेल्थ से लेकर सारी चीजें होती है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में, संचयी कुछ तो कहते हैं उसको। ठीक, तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से आकलन किया जा सकता है। अब आते हैं नॉर्म एंड क्राइटेरियन, एनआरटी और सीआरटी। इससे पहले मैं आपको रेमेडियल और डायग्नोस्टिक टेस्ट पे चर्चा कर लेती हूँ, फिर एक क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सा आपका वार्म अप हो जाएगा, फिर हमारा सीधा इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन और ये सब तो मैं आपको बहुत जल्दी करा दूंगी, मतलब 1-1.5 घंटा मुश्किल से लगना चाहिए, क्योंकि काम की ही चीजें कराऊंगी। क्योंकि ऐसे तो इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत बड़ा है अगर देखेंगे तो, लेकिन आपके पेपर के हिसाब से जो जरूरी है उस हिसाब से ही हम करने वाले हैं, अदरवाइज तो फिर अंतहीन है चीजें, है ना। चलिए खैर आगे आते हैं। रूब्रिक्स बता दो, अभी बताऊंगी, अच्छा किया आपने याद दिला दिया, मैं लिख लेती हूँ, अभी बता दूंगी। देखो एक बार, पैमाना है बेसिकली, रूब्रिक एक सेट स्टैंडर्ड है। डायग्नोस्टिक टेस्ट देखिएगा, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल पे हर एक सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन आता ही है ना। रूब्रिक्स में लिख लेती हूं, रूब्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें, मैम क्वेश्चंस कराइए ना, क्वेश्चन के लिए रोज सेशन होता है। मैराथन का मतलब क्वेश्चन नहीं हो सकता बिल्कुल भी, है ना, या तो फिर क्वेश्चन ही कराए जाएं आपको, ठीक है ना। अगर हम प्रॉपर सिलेबस समझ रहे हैं तो वो सिलेबस होना चाहिए। क्वेश्चंस तो इतने सेशंस में कराती हूँ, अभी भी कराऊंगी, आपके पेपर तक हो सकता है। अब सिलेबस करियर विल पे खत्म हो गया, एक सेशन रहता है आई थिंक, वो मैं कल नहीं ले पाई थी इस तैयारी के चक्कर में, तो हो सकता है मैं 2-2 क्लासेस भी लगा दूं, एक शाम को 7 बजे क्लास और एक 9 बजे क्लास, तो क्वेश्चंस तो वहां इनफ हो जाएंगे। कोई कह रहा है कि ये आखिरी क्लास है क्या मैराथन, कुछ तो ऐसा कह रहे हो। हाँ यार, इसको ऑलमोस्ट लास्ट मान के चलना। गोल्डन स्टेज इन्फेंसी को या एडोलेसेंस को, एडोलेसेंस को कहते हैं कई लोग। देखो ये जो स्टेज है ना, ये ऐसा है कि हिमांशी को सीडीपी क्वीन कह दिया किसी ने, तो अब ये कोई फैक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी लिखा है कि हिमांशी सीडीपी क्वीन है, ऐसी मन है आपका, लोगों ने प्यार दिया, उनके एग्जाम क्लियर होता है, उनको समझ में आता है, कहीं से नहीं आ रहा था उनको आ गया समझ में, किसी और टीचर से आता होगा उसको कुछ अच्छा कह देंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, ये वैसी सी बातें हैं कि रॉस का मन किया सूडो मेच्योरिटी कह दिया गैंग एज वाली स्टेज को, लेटर चाइल्डहुड को। तो इनमें इसलिए कंफ्यूजन हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, कोई सार्वभौमिक बात नहीं है कि यूनिवर्सल नहीं है, जैसे आपका चाइल्डहुड की स्टेज फिक्स है। कई लोग कई अलग अलग चीजें कह सकते हैं एक ही स्टेज के बारे में। चलिए आते हैं डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग की चर्चा करते हैं। हाँ, ये लास्ट मैराथन है, इसके बाद मैं क्या कराऊंगी, अगले साल अगर होगा भी तो मैं वो कराऊंगी, अगर सिलेबस चेंज हुआ आपका तो उतना पार्ट करा दूंगी जितना चेंज हुआ होगा, अगर उस समय बचा तो, अदरवाइज मैराथन नहीं। अब बहुत मैराथन करा रही है, अब थोड़ा सा रिलैक्स, क्या मतलब क्लासेस तो होती हैं और थोड़ा ठीक है, मतलब आपके पास इनफ है, अभी पता नहीं कितनी सारी मैराथन्स हैं। तो डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग कभी लगा तो देख लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हिंदी और इंग्लिश की मैराथन वैसे बाकी है, अभी ये लास्ट नहीं है। परसों हिंदी है और उसके मतलब 15 तारीख को हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी 17 तारीख को। देखो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग, ये पूरा डायग्नोस्टिक उसमें आ जाता है पार्ट में, इसको कहते हैं हम निदानात्मक परीक्षण। डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस करने। अभी अगर हम बात करें तो मेरी बैक पेन है, डायग्नोस कराऊं जाके डॉक्टर से, वो कहेगा अच्छा ज्यादा देर खड़े रहते हो, अच्छा बैठने का काम ज्यादा है, मैं कहूंगी हाँ जी ठीक है। फिर वो कहेगा अच्छा विटामिन डी का टेस्ट करा लो, मैंने कहा कराया हुआ पता है कम है, ठीक, तो ज्यादा लोगों में कम है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो डायग्नोस करेगा और फिर दवाई देगा, तो होती हैं और थोड़ा ठीक है, मतलब आपके पास इनफ है, अभी पता नहीं कितनी सारी मैराथन्स हैं। तो डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग कभी लगा तो देख लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हिंदी और इंग्लिश की मैराथन वैसे बाकी है, अभी ये लास्ट नहीं है। परसों हिंदी है और उसके मतलब 15 तारीख को हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी 17 तारीख को। देखो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग, ये पूरा डायग्नोस्टिक उसमें आ जाता है पार्ट में, इसको कहते हैं हम निदानात्मक परीक्षण। डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण
डायग्नोस करना है। अभी अगर हम बात करें तो मेरी बैक पेन है, डायग्नोस कराऊं जाके डॉक्टर से, वो कहेगा अच्छा ज्यादा देर खड़े रहते हो, अच्छा बैठने का काम ज्यादा है, मैं कहूंगी हाँ जी, ठीक है। फिर वो कहेगा अच्छा विटामिन डी का टेस्ट करा लो, मैंने कहा कराया हुआ, पता है कम है, ठीक, तो ज्यादा लोगों में कम है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो डायग्नोस करेगा और फिर दवाई देगा। जब तक विटामिन डी टेस्ट नहीं कराया, आंख बंद करके दवाई दे दी, भाई हुआ मेरे को पहले से ज्यादा थी, कुछ और दिक्कत हो गई, तो सर में दर्द था, पथरी की दवाई ले आए आप, स्टोन की। तो डायग्नोस करना इसलिए जरूरी है कि बच्चे को दिक्कत थी मैथ्स में, आप उसको हिंदी पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या, निदानात्मक परीक्षण, यानी पता लगाना, किस चीज का पता लगाना, गैप्स का, वीकनेस कहां है, स्ट्रेंथ कहां है, बच्चे की गड़बड़ कहां है ना, गैप्स का पता लगाना, स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाना, समस्या है कहां। आप कभी भी बच्चे के साथ कोई भी दिक्कत हो, आप पहले पता लगाइए, सबसे पहला धर्म होना चाहिए टीचर का, पहले रीजन जानिए कि कारण क्या है। तो डायग्नोस करेंगे। ऐसे ही आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, आपको 4 दिन से बुखार है, डॉक्टर कहेगा अच्छा बुखार है, दवाई आपने अपनी मर्जी से ले ली थी, कोई बात नहीं, एक काम करो टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट, उसमें पता लगेगा सब इधर उधर है, किस चीज की आपको दिक्कत है। तो जैसे डॉक्टर्स डायग्नोस कराते हैं, वैसे टीचिंग में भी क्या है, डायग्नोसिस होता है, पहले आपको पता लगेगा। डायग्नोस्टिक लैब के लिए आपको कुछ टेस्ट दिए जाएंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, उसमें पता लगेगा अच्छा बच्चा मैथ्स में वीक है, अच्छा यहाँ पे गैप है, उसको थोड़ा स्पीड में आप पढ़ा देते हो इसलिए दिक्कत होती है। जब आपको पता लग जाएगा कारण क्या है बच्चे की लैक ऑफ परफॉर्मेंस में या दिक्कत क्या है, उसके बाद जब आप गैप का पता लगा देते हैं तब आप उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा DR होता है, उपचारात्मक शिक्षण बाद में मिलेगा, पहले क्या होगा, पहले आपको डायग्नोस करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। तो रेमेडियल क्लासेस होती है ना दिल्ली में, तो छुट्टियां भी अब गवर्नमेंट स्कूल की कम हो गई हैं, दीदी और मम्मी थोड़े से दुखी होते रहते हैं। पहले छुट्टियां होती थी ना 2-2 महीने की, बहुत पुराने जमाने में, तो अब स्पेशल क्लासेस लगती हैं, रेमेडियल क्लासेस लगती हैं छुट्टियों के टाइम पे भी, कि वो बच्चे जिनको वीकनेस है कहीं पे, तो उनके लिए आप स्पेशल क्लासेस लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गैप को फिल किया जा सके। तो पहले डायग्नोस किया जाएगा, पता लगा जाएगा, फिर रेमेडी दी जाएगी, ठीक। तो अगर हम बात करें, उपचारात्मक शिक्षण हमेशा डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद होगा। इसमें आप दोबारा से रीटीच कर सकते हैं, नए मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो मल्टीपल तरीके से रीटीच कर सकते हैं। रेमेडियल टीचिंग में मतलब आपको सॉल्यूशन निकालना है, उपचार करना है जहां समस्या बच्चे को है। तो डायग्नोस्टिक के बाद रेमेडी दी जाएगी, सिंपल बात। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अचीवमेंट टेस्ट सुना होगा आपने, उपलब्धि प्रश्न पत्र कहते हैं जिसको। उपलब्धि प्रश्न पत्र होता है बच्चे को किस लेवल पे अचीवमेंट, उसको उपलब्धि कितना आता है उसे ये जानने के लिए, ठीक है। टीचर बनाता है कई बार कि जो बेसिकली अचीवमेंट टेस्ट होता है, जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे वो किस हद तक अचीव हुए हैं ये जानने के लिए। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है किसी एक पर्टिकुलर स्किल में कितने पारंगत हैं आप ये जानने के लिए। अचीवमेंट टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य बनाए गए थे उसके अगेंस्ट किस हद तक आप उन पे खरे उतर पाए हैं, वो अचीवमेंट टेस्ट है, उपलब्धि प्रश्न पत्र। चलिए अब आते हैं CRT और NRT पे, फिर आपका ये टॉपिक खत्म करेंगे। नॉर्म 1 घंटा और लगेगा भाई, 12 बजे तक नहीं खत्म हो रही क्लास, होगी 1 बजे खत्म मुझे लग रहा है। 4 घंटे हो चुके हैं, पता भी नहीं लगा। वाओ नाइस, बहुत ही बढ़िया, जल्दी करवाओ, जल्दी करा देंगे यार, डोंट वरी, काहे टेंशन लेते हो। देखो एक बार अगर हम बात करें नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की, NRT नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और CRT क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। अगर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की मैं बात करूं तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है सिंपली एक नॉर्म है, मेरिट में आना है आपको, यानी आप अपने पीयर्स से कंपेयर कर रहे हैं खुद को। पीयर्स के कंपैरिजन में, एक जो पीयर्स के कंपैरिजन में आप कहां खड़े हुए हैं, यानी आपको नौकरी चाहिए, आपको मेरिट में आना पड़ेगा, दूसरों से ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके आप, तो वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। जब आप फर्स्ट आने की बात कर रहे हैं, D2+ भी हुआ, केंद्रीय विद्यालय हुआ, ये सब क्या है, UPSC हुआ, ये सब क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का ही उदाहरण है, मानकीकृत परीक्षण। देखिए स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड को वैसे आपको अवॉइड करना है पूरे पेपर में, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की 3 विशेषताएं होती है। टेस्ट की अगर मैं बात करूं, वैसे स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन को आपको अवॉइड करना है, वो अभी आगे पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं स्टैंडर्डाइज टेस्ट की, रूब्रिक पे भी आएंगे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट की अगर मैं बात करूं, यानी मानकीकृत परीक्षण, तो जैसे आपका CTET हो गया, जिसमें बहुत सारे लोग, लाखों लोग एक साथ एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें ये बेटर, मतलब ऐसा नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी रखनी चाहिए, लेकिन ये उस मामले में बेटर है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ इसमें पता, मतलब टेस्ट दिला सकते हैं हम। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, इसकी 3 विशेषताएं मुख्य रूप से होती हैं। किसी टेस्ट को हम मानकीकृत, एक होता है टीचर मेड टेस्ट, जो टीचर बना रहा है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो आपका CTET प्रॉपर बना रहा है, वो मॉक टेस्ट नहीं, किसी ने भी बना दिया टेढ़ा मेढ़ा, नहीं। स्टैंडर्डाइज्ड होगा जो एक सेट पैमाने पे बना होगा, जिसमें 3 गुण कम से कम होंगे, गुण होंगे, और बाकी भी इसमें चीजें होती है, जैसे ये वैलिड होगा। अगर आप CTET का पेपर देने जाएंगे तो उसमें UPSC का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वैधता होगी उस टेस्ट में, जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उसी को टेस्ट करेगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो टीचर एलिजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होंगे, पेडागोजिकल क्वेश्चंस होंगे।
अगर रिलायबिलिटी की बात करूं तो टेस्ट को अगर सेम नॉलेज है दो बच्चों को और दोबारा उनको लिखने के लिए दे दिया जाए, जैसे होता नहीं कई बार चीटिंग करता कोई पकड़ा जाता है, तो टीचर क्या करते हैं, काम करो ये वाली नोटबुक दो, लो ये खाली पेपर लो, खाली दूसरी कॉपी ले लो और इस पे लिखो अगर तुम्हें इतना ही आता है तो अगर सेम लिख पा रहा है तो टेस्ट रिलायबल है। सेम नॉलेज के साथ अगर विश्वसनीयता है, वो दोस्त जो जब जरूरत पड़ती है काम आता है आपके, वो रिलायबल है, विश्वसनीय है। रिलायबिलिटी है सेम रिजल्ट जो है वो बार बार अगर आप सेम नॉलेज के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो आ रहा है। वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, अगर दो एग्जामिनर अलग अलग चेक कर रहे हैं, जैसे हम प्री बोर्ड में बोर्ड्स में हम कॉपी चेक करा रहे हैं दोबारा से, रीचेकिंग जिसको कहते हैं, ज्यादा अंतर नहीं आएगा आपकी बोर्ड की कॉपी में, 2-4 नंबर का इधर उधर हुआ, क्योंकि पेपर में ऑब्जेक्टिविटी है, वो सेट पैटर्न है, इतने नंबर का ये, इतने नंबर का ये, इतना स्टेप, 4 स्टेप्स, आधा पेपर सॉल्व, आधा क्वेश्चन सॉल्व किया तो इतने नंबर, तो वो ऑब्जेक्टिविटी है। अलग अलग एग्जामिनर भी उसको टेस्ट करेंगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा। रिलायबिलिटी क्या है, जो बच्चा है उसको जो नॉलेज है उसकी वो एकदम कांस्टेंट है, उस समय पे अगर हम 4 बार भी पूछ रहे हैं तो वो सेम रिजल्ट आए तब। तो ये दो अलग चीजें। वैलिडिटी हो गया वैधता, जिस पर्पज के लिए बनाया है वो सॉल्व हो, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड मानकीकृत परीक्षण का ही उदाहरण है दोनों, एनआरटी और सीआरटी। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का मतलब है क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट एक 60% नंबर लाने हैं सीटेट में, ये क्राइटेरिया है ना। सीटेट में 60% नंबर लाने हैं, क्राइटेरिया है। उसके ऊपर तो फिर आपने अगर मान लीजिए आप 143 अनुराग लेकर के आए थे, अभी दिल्ली गवर्नमेंट में वो अपना जॉब कर रहे हैं बढ़िया से, तो अगर हम बात करें 143 वो स्कोर लेके आए, तो हमें एक चीज का पता लगा कि क्राइटेरिया तो उन्होंने फुलफिल कर दिया, लेकिन उनको मास्टरी भी काफी हद तक है अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि 143 नंबर हवा में नहीं आते, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, भाई क्या कह रहे हो मैम, डिपेंडेंट ऑन डिसीज की जॉब मिलने पर सीटेट के बाद मिल जाएगी या सुपरटेट भी देना होगा? या फिर तो अगर सुपरटेट देना पड़ रहा है तो फिर वो डिपेंडेंट ऑफ डिसीज तो बचा ही नहीं, है ना। कायदे में तो जो आपकी अगर क्वालिफिकेशन बन रही है उस हिसाब से मिल जानी चाहिए, है ना। तो उसमें फिर सुपरटेट वो तो फाइनल एग्जाम हो गया ना, फिर तो आप वो वाली नौकरी लो ही मत, फिर तो आप खुद ही ले लोगे सिलेक्शन लेके, अगर सुपरटेट भी देना पड़ रहा है तो वो केस तो बनता ही नहीं है ना। 1 मिनट रुकेगा, आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, अभी भी हिम्मत दिखा रखी है 20,000 लोगों ने तो। चलो भाई 1 मिनट रुकना, 1 मिनट का 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे, 1 मिनट भी नहीं। देखना एक बार। बहुत बढ़िया, ईस्ट और वेस्ट, अच्छा धन्यवाद जी। चलिए शुरू करें फटाफट से, मतलब कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एनआरटी अब परसेंटेज बेस्ड, मास्टरी का अगर पता लगाना है तो हम सीआरटी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। यहाँ पे ये एक तरह से कंपटीशन बेस्ड होता है कि आपको अदर्स से बेहतर निकल करके आना है। गैप्स का भी पता आपका इस सीआरटी से चल जाता है कि भाई अगर स्कोर इतना कमा रहा है, कहाँ गड़बड़ है ये देख सकते हो। ये फाइनल जजमेंट जैसा है ना। ये जस्ट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना कि 33% पे पास हो जाओगे, यहां तो आपको मेरिट में आना है, नहीं तो फेल ही हो, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, एक क्वेश्चन इस बार मैंने मैथ्स पेडागोजी में भी उस दिन कराया था। अगर हम देखें यहाँ पे हिंदी में क्या कहेंगे यार, हिंदी में अब लिखा हुआ मिल जाएगा आपको इसमें, ये देखो ये क्वेश्चन में लिखा होगा इन्होंने, आपका ये सीबीएसई ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो एक बार, अगर हम बात करें आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट राइट, नॉट करेक्ट अबाउट असेसमेंट। आकलन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। देखिए नॉर्म रेफरेंस आपको कोई ऑप्शन देता ही नहीं है, नॉर्म रेफरेंस आपको कोई ऑप्शन देता ही नहीं है, नॉट करेक्ट लिखा है?
कोई कह रहा है कि मैम को कुछ कंपटीशन तो यही कम हो गया, 19 के बच्चे हैं बस। हाँ ये तो सच है, देखो हर कोई अगर अंत तक मेहनत कर पाए तो फिर क्या बात है? वो कल भी देख लेंगे कुछ लोग जिनको नींद आ रही होगी, सुबह के उठे हुए होंगे बेचारे। देखो नॉट करेक्ट, लेकिन हाँ कमिटमेंट आपको बना के रखनी है। देखो ये तो है, कमिटमेंट हर कोई नहीं दिखा सकता। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से पढ़ते हैं। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। चलो भाई कर सकते हैं, मतलब दोनों को यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये दोनों में ही लिख लेना, मैंने अभी लिखा था कहीं निकल गया वो, है ना। दोनों में लिख लेना कि ठीक है डायग्नोसिस आप पता तो लगा ही लोगे, चाहे नंबर 143 आए सीटेट में, या अगर आपके मान लीजिए केवीएस का एग्जाम दिया और आपके 150 नंबर आए और मेरिट में आप नहीं आए, तो आप डायग्नोस तो तब भी कर लेंगे किस एरिया में दिक्कत थी, वो दोनों से हो जाएगा डायग्नोसिस। चलो ठीक है। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट इज टू इवैल्यूएट द मास्टरी लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ ठीक बात है, कितनी मास्टरी आपकी हुई है, क्योंकि एक लेवल के बाद तो क्राइटेरिया 60%, उससे ऊपर जो आएगा वो तो मास्टरी की तरफ ही जा रहे हो ना आप। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। पॉसिबल है, दोनों में पॉसिबल है ये बात तो। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट टेल्स अस वेयर अ स्टूडेंट स्टैंड्स एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट इन हिज और हर परफॉर्मेंस। यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है, मानक संदर्भित आकलन, हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहां खड़े हैं या खड़ी हैं। फटाफट से देखना इसको, और ये बात भी सही है। एक ही बात में गड़बड़ मुझे लग रही है जो मैं शुरुआत में भी थी, ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगता ही है। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, क्योंकि नॉट लिखा हुआ था ना इसमें। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। देखो ये उस संदर्भ में नहीं है, जैसे मैं अभी शुरुआत में बात कर रही थी जब मुझे लग रहा था कि हाँ शायद सही बात कही है इन्होंने, कि मान लो आप फेल हो गए पेपर में, फेल हो गए आप पेपर में केंद्रीय विद्यालय के, या भगवान ना करे ऐसा हो, बट ठीक है कोई और एग्जाम था, यूपीएससी मान लेते हैं। अब यहां पे ये नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक एंड टेस्टिंग रेमेडियल टीचिंग। ये अब कोई आपको रेमेडी देने आएगा क्लास में? नहीं। कोई आपसे पूछेगा कि कमी कहां रह गई थी, आप खुद कर पाएंगे ये चीज। उस सेंस में ये सही है कि हाँ मैं ये खुद कर सकती हूं, अपने लिए डायग्नोज करूं, रेमेडी दूं, खुद आप अपने लिए सोचे बच्चा। लेकिन जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है उसका पर्पज ये नहीं होता कि आपकी एनालिसिस किया जाए वीकनेस और स्ट्रेंथ का, है ना। जो मास्टर लर्निंग क्राइटेरिया में होती है कि 60% से ऊपर जा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि अब ये वाले एरियाज बहुत स्ट्रांग हैं आपके, ये गड़बड़ हैं। तो सिर्फ यही गड़बड़ हो गया यहां पे कि मानक संदर्भित आकलन को आप बोर्ड का परीक्षा को इसलिए थोड़ी यूज करते हैं कि बोर्ड के बाद आपने बोर्ड का एग्जाम दिया, 90% नंबर आए या 50% नंबर आए, तो आप इसलिए थोड़ी यूज किया जाएगा कि आप आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं। दोबारा थोड़ी होता है बोर्ड का पेपर। तो यहां पे ये एक मानक नहीं है, ये एक मेरिट है। क्राइटेरिया में एक मानक है कि उतना तो आपने अगर फुलफिल कर दिया, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि दिक्कत कहां है। तो ये ए ही गलत है, नहीं डी तो सही है। देखो क्योंकि कंपैरिजन के कंपेयर टू अदर्स स्टूडेंट्स इन हिज परफॉर्मेंस, यही तो होता है एनआरटी में कि आप कंपेयर करते हैं, है ना। मैं दिल्ली से पढ़ा रही हूं भाई, आप लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए होंगे, तो आप कंपेयर करते हैं। एनआरटी में तो होता ही है कि अगेंस्ट होता है कंपेरिजन। क्राइटेरिया में क्राइटेरिया के अगेंस्ट होता है, जिसमें डायग्नोस करने का मौका आपको मिल जाएगा। आपको सीटेट में पास भी हो जाएंगे आप और डायग्नोस भी कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं फेल हो गए हैं। ठीक, तो ये ए ही गलत है, बाकी सारी बातें आपकी सही है। चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं। 5 नंबर का टॉपिक है, इसमें 3 सब टॉपिक्स हैं, जैसे इसमें 12 टॉपिक्स थे सब। ठीक, पहला है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, यानी अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को आप कैसे एड्रेस करेंगे। वंचित समूह एवं विविधताओं वाले बच्चे, एक बच्चा हो सकता है जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो। लास्ट में दोबारा, अच्छा रूब्रिक पूछ रहा था कोई, देखो रूब्रिक्स की अगर मैं बात करूं, ये सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेट पैमाने होते हैं, सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपको बताए इतने क्वेश्चन, इतने परसेंट क्वेश्चन पेपर में इजी आएंगे, इतने मॉडरेट आएंगे, इतने डिफिकल्ट आएंगे। ये क्या है? रूब्रिक है। या फिर अगर इससे भी आसान एग्जांपल हमें समझना है, हमें पता है बोर्ड की कॉपी चेक होगी, तो एक रूब्रिक बना हुआ है कि अगर आपने इंग्लिश का जो पत्र या लेटर राइटिंग होती है, हिंदी में लेटर राइटिंग सॉरी पत्र, तो आपको पता है अगर इंट्रोडक्शन ठीक से दिया है एक लाइन में, फॉर्मेट के नंबर इतने हैं। अगर हम बात करें ग्रामेटिकल मिस्टेक के इतने नंबर कटेंगे, यानी एक रूब्रिक है, एक सेट स्टैंडर्ड है, एक सेट पैमाना बना हुआ है कि फॉर्मेट है कि इसके नंबर, ये बेंचमार्क सेट है कि इतना किया हुआ है तो इतने नंबर, है ना। ये इतने नंबर का, ये 2 नंबर का, ये क्वेश्चन इजी, इतने परसेंट मॉडरेट, तो वो एक सेट स्टैंडर्ड है, एक पैमाना है। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें, डेप्राइव्ड बच्चा कौन हो सकता है? जो वंचित है, किसी भी रूप में हाशिए पे है, चाहे वो जेंडर के आधार पे, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पे कमजोर है कि वो उतना उसकी जो स्थिति है वो उतनी बेहतर नहीं है कि घर पे लोग पढ़े हुए हैं, या फिर आप उसके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस का, ट्यूशन का इंतजाम कर रहे हैं, है ना। जिसकी खैर ट्यूशन की जरूरत आइडियली पढ़नी नहीं चाहिए, बट अब यही रियलिटी है कि स्पेशल क्लास की जरूरत कई बार, अब ऐसे तो कोचिंग की भी नहीं पढ़नी चाहिए, बट हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं फेल होता है, तब जाकर के फिर आप जो अपना टीचिंग ट्रेनिंग्स में करके आते हैं उससे काम चलता नहीं है, पेपर सॉल्व होता नहीं है, यहाँ आप नोट्स पढ़ते हैं, हो जाता है।
है ना, तो कहीं ना कहीं सिस्टम फेल होता है। तो एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स, एक तो डाइवर्स बैकग्राउंड, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे होंगे, उनको सबको एक्सेप्टेड फील कराना है। दूसरा, वंचित फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो सकता है, यानी जिसकी पीढ़ियों में कोई पढ़ने ही नहीं गया स्कूल, उसके माता पिता दादा दादी कोई नहीं गया, तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर को ज्यादा समस्या होती है, उसके पास हेल्प नहीं है। मेरे भाई को कल को दिक्कत होगी, उसके पास हेल्प है, वो मदर से हेल्प ले सकता है, हिंदी का एग्जाम होता है मम्मी से पढ़ लेता है, दीदी से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ सकता है, इंटरनेट देख सकता है। तो ये क्या, ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर को पास, लेकिन ये वाला प्रिविलेज नहीं है, उसके घर पे कोई पढ़ा नहीं है ना, वो इंपॉर्टेंस उस लेवल पे शायद कई बार ऐसा हो सकता है कि समझे, या उसको उतना हेल्प नहीं मिलेगी जितनी वो बच्चा जिसके घर में सुविधाएं हैं या पढ़े लिखे हैं लोग, जो पहली पीढ़ी के अधिगम करता होते हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके लिए स्ट्रगल ज्यादा होता है, हम ये मानेंगे, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं, ये पढ़ नहीं सकते बच्चे, ये बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, आपको सपोर्ट करना होगा, आपको एज अ टीचर अपने मेथड में, और उनको स्पेशली एक्सेप्टेड महसूस कराना होगा, अलग थलग नहीं, हाशिए पे नहीं रखना उनको, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक रूप से कोई बच्चा गरीब परिवार से आता है मान लीजिए, तो अब आप उसको भी इंक्लूडेड महसूस कराएं। तो डिसएडवांटेज जेंडर के आधार पे कि तुम्हारी जाति के लोग तो पढ़ते ही नहीं है, तुम्हारी भाषा बोलने वाले लोग तो खराब होते हैं, तुम तो उस स्टेट से आए हो, अरे बिहारी लोग तो खराब होते हैं, ये सब क्या है, ये गलत तरीका है। आप बच्चे को फटकार नहीं लगा सकते। डिसएडवांटेज्ड बच्चे का, डेप्राइव्ड बच्चे का, हर बच्चे को आपको साथ लेके चलना है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, वो क्या है, इक्विटी बेस्ड, इक्विटी एंड इक्वालिटी बेस्ड। इक्विटी क्या है भाई, इक्विटी एंड इक्वालिटी बेस्ड, हर बार आता है ये क्वेश्चन, इक्विटी एंड इक्वालिटी बेस्ड, है ना। क्या है ये इक्विलिटी और इक्वालिटी बेस्ड? इक्विटी होती है समता। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरने में यदि हम ये कह रहे हैं कि बिहार में लड़कियों को जॉब पे छूट है, मान लीजिए, मतलब जो रिजर्वेशन है, और अगर हम बात करें लड़कों को नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये इनइक्वालिटी हो गई? नहीं, ये इक्विटी है, समता है। अगर हम मेट्रो ट्रेन में पहला डब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित कर रहे हैं, तो वो इक्विटी है, समता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर लड़की फॉर्म भरती है एसएससी का, यूपीएससी का या किसी और का, तो या तो फीस कम है या बिल्कुल नहीं है, लड़कों को फीस देनी होती है। क्या है ये इक्विटी का प्रिंसिपल है कि इक्वालिटी की बात तो आप तब करोगे जब दोनों को बराबर अवसर दिए गए हों। अगर किसी एक वर्ग को, एक किसी कास्ट को भी, मान लीजिए रिजर्वेशन भी इसी थॉट पे बनाया गया है, किसी को पहले से दबा के रखा गया या उतने अवसर दिए ही नहीं है, तो पहले आपको उसको ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो जब पहले ही हम देख रहे हैं कि लड़कियों को लोग पढ़ा नहीं रहे ज्यादा, या फिर उनको रोजगार में, जो अगर हम देखें तो लड़कियां ही जॉब छोड़ती हुई नजर आती हैं जब शादी होती है। लड़कों के केस में ऐसा नहीं होता, दोनों लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो लड़की का जॉब छोड़ना स्वाभाविक सा हो जाता है। तो जब हमें ऑलरेडी पता है कि लोग रोजगार के लिए भेज नहीं रहे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, या फिर वो लाइबिलिटी की तरह अगर देखी जा रही हैं कि तुम पे पैसा कौन खर्च करे, तो गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा इक्विटी दे देगी, या गर्ल चाइल्ड के होने पे एक आपको पैसे मिल जाएंगे कुछ, या उनको छूट मिल जाएगी, तो लाइबिलिटी की तरह देखा जाना बंद होगा, उनको इक्वालिटी की तरफ हम लेकर के आ पाएंगे। हाँ, बस में टिकट फ्री है दिल्ली में, वो भी इक्विटी का ही उदाहरण है ना। तो समता और समानता, इक्विटी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो चलिए, बहुत बढ़िया, ज्यादा नहीं देखते हैं, नॉर्मल बातों पे आ जाते हैं, नहीं तो ये फिलोसॉफिकल बातें हो जाएंगी। देखिएगा, अगर हम देखें समानता, समानता है बराबरी के अवसर दिए आपने, है ना, बराबरी के अवसर दिए पढ़ने के लिए, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपने दी। इक्विटी है नीड के आधार पे। अगर कोई बच्चा है जो व्हील चेयर से आता है स्कूल में, तो उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने सिस्टम में चेंज करिए कि आपके स्कूल में एक रैंप भी हो, अगर बहुत ही एडवांस स्कूल है तो लिफ्ट भी हो, यानी हर बच्चे के लिए वो स्कूल है। या उस बच्चे को आप, उस बच्चे की क्लास, वो बच्चे जिनको दिक्कत है उनकी क्लास आप ग्राउंड फ्लोर पे लगाएं। एक बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत होती है और उसकी आज रोटेशन में जो सीट पे बैठने का नंबर है वो पीछे आया सबसे, तो आप उसको आगे बिठाइए, ये इक्विटी है ना। जो जिन बच्चों की हाइट ज्यादा है, ऐसा करते थे ना कई बार टीचर, हालांकि अब सबको रोटेशन का, आजकल तो रोटेशन सबको मौका मिलना चाहिए, तो लिफ्ट भी हो, यानी हर बच्चे के लिए वो स्कूल है। या उस बच्चे को आप, उस बच्चे की क्लास, वो बच्चे जिनको दिक्कत है उनकी क्लास आप ग्राउंड फ्लोर पे लगाएं। एक बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत होती है और उसकी आज रोटेशन में जो सीट पे बैठने का नंबर है वो पीछे आया सबसे, तो आप उसको आगे बिठाइए, ये इक्विटी है ना। जो जिन बच्चों की हाइट ज्यादा है, ऐसा करते थे ना कई बार टीचर, हालांकि अब सबको रोटेशन का, आजकल तो रोटेशन सबको मौका मिलना चाहिए, तो वो ज्यादा हाइट वाले बच्चे थोड़ा पीछे से भी देख लेते हैं, उनको क्लियर दिख जाता है। तो अगर हम देखें नीड, हालांकि बस इस बात का ध्यान रखना है इक्विटी बायसनेस ना बन जाए,
ठीक है ना। तो अगर हम देखें नीड, तो इक्विटी नीड के आधार पे होती है, इक्वालिटी बराबरी है। अब कोई कहे कि नहीं अगर कोई मेल है, अगर हम देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे, अगर शॉर्टपुट में जो गोला फेंक या जो डिस्कस थ्रो होता है, मैंने वो खेला है तो मुझे पता है, तो उसमें क्या है कि वेट जो है, जो गर्ल्स के लिए वेट होगा वो मेल वाले शॉर्टपुट से थोड़ा कम होगा, क्योंकि बायोलॉजिकली गर्ल्स अलग तरह से बनी है और बॉयज जो हैं या मैन वो अलग तरह से बने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ यहां पे कि हम यहां पे इनइक्वालिटी कर रहे हैं, बल्कि ये इक्विटी है। भाई अगर ऐसा थोड़ी कि लड़कियों को फिर खेलना ही नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखा हुआ है कि एवरेज स्ट्रेंथ क्या होगी। तो इक्विटी इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी से भी ज्यादा कई बार। ठीक, तो आपको बच्चे की नीड को समझना होगा, वो केयर वाला एस्पेक्ट लाना पड़ेगा। ठीक है ना। इक्वालिटी है, जस्ट आपने वो वाला एग्जांपल मैंने बहुत बार दिखाया आपको कि एक बच्चा जिसकी हाइट कम है उसके लिए आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक बच्चा है जिसके लिए हाइट बहुत ज्यादा है उसके लिए भी एक सेम हाइट का प्लेटफॉर्म है, तीसरा बच्चा है जिसकी हाइट बहुत ही कम है उसके लिए भी सेम प्लेटफॉर्म है। तो आपको क्या करना है, जिसकी हाइट ज्यादा है भाई उसके लिए अगर प्लेटफॉर्म नहीं भी होगा तो भी वो देख पाएगा। ठीक है ना। तो ये इक्विटी है कि नीड के आधार पे आप चेंजेस लाते हैं। खैर ये चलता रहेगा, इक्विटी बेस्ड होती है और इक्वालिटी भी, दोनों को ध्यान में रखते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है जैसे सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी आप सेग्रीगेट मत करिए बच्चों में, अलगाव की भावना मत लाइए, आइसोलेट मत करिए, लेबल मत करिए उनको। फर्स्ट आता है, ये सेकंड आता है, ये लास्ट आता है, ये लेबलिंग नहीं चाहिए हमको, है ना। ये ठप्पा नहीं लगाना बच्चों पे कि तुम वीक हो, तुम तो बहुत ये हो, लेबलिंग नहीं करनी। ठीक, सेग्रीगेट, अलगाव, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, जो आपको फ्री नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अलगाव, सेग्रीगेट नहीं करना, इंक्लूड करना है बच्चे को, हर तरह का बच्चा, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो, चाहे वो गिफ्टेड कौन है, जिसकी क्षमता ज्यादा है, जो जल्दी सीख जाता है, समावेशन करना है हर बच्चे का। कोई हियरिंग इंपेयर्ड आ रहा है बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, कोई बच्चा है जो क्रिएटिव है, कोई बच्चा है जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, कोई डेप्राइव्ड बैकग्राउंड से आ रहा है अगर, जिसके घर पे मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, समाज ने उसको इज्जत नहीं दी, है ना। कुछ ट्राइब्स होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह वो कहीं उनका घर फिक्स नहीं होता, तो उन बच्चों को भी तो साथ लेके चलना है, सबको एक्सेप्टेड महसूस कराना ये जरूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन में। जैसे मदर नेचर, जो प्रकृति है, जब बारिश होती है तो गरीब अमीर कोई चल सकता है, कोई नहीं चल सकता, व्हील चेयर पे बैठा है, किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता, सबके लिए समान होती है बारिश, हवा सबके लिए सेम चलती है, धूप सबके लिए सेम पड़ती है। ये मत कहना छतरी लगा सकते हैं, गाड़ी की भी एसी में बैठ जाएंगे, नॉर्मली अगर आप देखें तो जब नेचर हमारे अंदर भेदभाव नहीं करती तो हमें भी नहीं करना चाहिए, ये थॉट लेकर के आती है इंक्लूसिव एजुकेशन। हर बच्चा सीख सकता है, आपको अपने मेथड में, अपने सिस्टम में चेंज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल और एटीट्यूड में परिवर्तन करना है, टीचर्स और बच्चे दोनों को, जो बाकी बच्चे हैं वो भी उनको हीन भावना से ना देखें। ठीक, तो सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ऐसा नहीं करना कि स्पेशल स्कूल में पढ़ा दो जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता, इनको ब्लाइंड स्कूल भेज दो। वो इंक्लूजन मतलब हम हर तरह के बच्चे को क्लास में पढ़ा सकते हैं, ये कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन, विशेष प्रावधान के साथ। सिर्फ एडमिशन नहीं देना है, सिर्फ एडमिशन देना इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी कि आपने ज्यादा चेंजेस तो किए नहीं अपने सिस्टम में और आपने जस्ट एडमिशन दे दिया, तो वो एक तरह से आप बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन बेटर है इंटीग्रेशन से। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। तो हर तरह के बच्चे को, चाहे वो भाषा के आधार पे भिन्न हो, बैकग्राउंड के आधार पे, किसी भी आधार पे वो वंचित रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है, एक्सेप्टेड महसूस कराना है बच्चे को। एक यूडीएल होता है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। सार्वभौमिक अधिगम डिजाइन, या जो भी प्लान कह लो आप, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग कहते हैं हम उसको, यूडीएल बहुत यूज होता है इसमें आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो यूडीएल का जब हम बात करते हैं तो इसमें लगभग हर तरह के बच्चे के अंदर पोटेंशियल क्या है, बैरियर्स क्या है, रुकावट कहां आ सकती है, फीडबैक कैसे देना है उसको, कौन से प्लानिंग के तरीके इस्तेमाल करने हैं, गोल्स क्या रखने हैं, हर बच्चे के लिए अलग गोल हो सकता है, असेसमेंट मेथड्स क्या रहेंगे, मटेरियल क्या यूज करेंगे आप। मटेरियल में हो सकता है एक बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए ब्रेल लिपि यूज कर सकते हो, एक बच्चा जिसको हियरिंग इंपेयर्ड है, सुनाई नहीं देता, मशीन यूज कर सकते हो, उसको आगे बिठा सकते हो अगर थोड़ा भी वो सुन सकता है, तो एक बच्चा जिसको कम दिखता है उसको बड़ा लिख के दिखा सकते हो बोर्ड पे। तो आपको अपने मेथड्स में क्या करना है, इस बार क्वेश्चन आया था ना, हर किसी को एकोमोडेट करना है, यानी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, सबको एकोमोडेट करने के लिए सेम होनी चाहिए, यानी बच्चा कोई भी हो, हर बच्चे को एकोमोडेट करना है, समायोजित करना है, इंक्लूड करना है, ये एक्सपेक्टेशन सेम है इंक्लूजन की, एकोमोडेशन की, हर बच्चे को साथ लेके चलना। मॉडिफिकेशन डिफरेंट हो सकता है, जो मॉडिफिकेशन आप व्हील चेयर वाले बच्चे के लिए कर रहे हो कि वो रैंप से आ जाए चल करके, या अगर फुटबॉल खेल रहे हैं सब तो उसको भी बीच में इंक्लूड किया जाए, थोड़ा पास करने का मौका उसको भी मिले, मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर वही चीज आप उस बच्चे के लिए नहीं करोगे जिसको
दिखाई नहीं देता, जो ब्लाइंड है, विजुअली इंपेयर्ड है, आप उसके लिए अलग प्रावधान करोगे, उसको आगे बिठाओगे, बड़ा लिखोगे, थोड़ा तेज बोलोगे अगर बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो आपको मॉडिफिकेशन बच्चे की नीड के हिसाब से करना है। तो मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगा डिफरेंट बच्चे के लिए आपके मेथड में या आपके क्लासरूम में, जबकि एकोमोडेट आपको सबको करना है, समायोजित सबको करना है, मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगा। सिंपल बात। चलिए आगे बढ़े। तो यूडीएल क्या होता है? हर बच्चे को इंक्लूड करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग कहते हैं इसको, हर तरह का बच्चा इसके अंदर आ सके इंक्लूसिव एजुकेशन में। और एक चीज होती है आईईपी, ये वर्ड्स याद रख लेना, समझ जाना इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। आईईपी क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। आईईपी व्यक्तिपरक शैक्षिक परियोजना प्लान। ये स्पेशल एजुकेशन में हम बेसिकली स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए, जो CWSN बोलते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए यूज करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। लेकिन ये चाइल्ड सेंटर्ड बेसिस पे बने हुए हैं। चाइल्ड सेंटर्ड, CCE ये दूसरे वाला लिख दिया, CCE का मतलब वैसे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं ये, ऐसा नहीं है ऑप्शन में आएगा स्पेशल बच्चों के लिए है क्या। अगर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से बनाए जाते हैं, अब जब बच्चे को सेंटर में रख रहे हैं तो स्पेशल बच्चा भी सेंटर में रहेगा, सारे बच्चों को सेंटर में रखेंगे। तो ये बनाए गए हैं बच्चे को सेंटर में रख के, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हम स्पेशल चिल्ड्रन के लिए इनको यूज करते हैं, लेकिन ये बच्चे को सेंटर में रखा गया, ऐसा नहीं है नॉर्मल बच्चे के लिए नहीं कर सकते। नो सेग्रीगेशन और लेबलिंग, अलगाव नहीं करना, ठप्पा नहीं लगाना बच्चे पे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, इसको कहते हैं हम विभेदी अनुदेशन, यानी डिफरेंट बच्चे की नीड्स को समझते हुए आप अपने मेथड में परिवर्तन करिए। विभेदी अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन आपकी स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये बहुत आता है क्वेश्चन, स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। एक होती है स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। यूनिफॉर्म पहनने में अच्छी लगती है कि सारे बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, मेथड यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, एक रूपी मेथड नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड और यूनिफॉर्म मेथड नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड मेथड या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। अलग अलग बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग मेथड, उसको आप यूज करें। फ्लेक्सिबिलिटी नॉट रिजिडिटी, आपका जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल हो, या आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, ना कि रिजिड, है ना, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, वो टूट जाता है। कहा जाता है ना, बड़े लोग कहते हैं कि भाई जो पेड़ झुक नहीं सकता, मतलब जो फलदार वृक्ष होता है वो झुकने की संभावना रखता है, यानी फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेस उसमें हो सकते हैं। रिजिड, जो बिल्कुल सख्त पेड़ है जिसपे कोई एक फल नहीं है, वो सख्त होता है, तो वो टूट सकता है। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, करिकुलम में भी, मैथड्स में भी लचीलापन रखना है, हर एक चीज में लचीलापन बेटर है यहाँ पे। हैप्पी लोहड़ी भाई, अब तो लोहड़ी चली गई, अब आ गई है शायद संडे आ गया, अब तो ये तो 3 दिन की छुट्टी है ना कई लोगों की। अब देखिए फटाफट से ये समझ लेते हैं। तो अंतहीन चीजें जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन में कर सकते हैं, बट आपको सिंपली जो जरूरी है आपके पेपर के हिसाब से वही कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। अब लर्निंग डिफिकल्टीज यही 2 4 6 हैं जो बार बार आपके पेपर में रिपीट होती हैं। नहीं तो अगर हम देखें RPWD एक्ट पे अगर हम चले जाएंगे यहाँ पे, तो RPWD एक्ट मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है। RPWD एक्ट, PWD एक्ट आया था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 में, ये सबको पता है। 2016 में ये इसको नया रिप्लेस किया गया नए एक्ट से, जिसका 2016 में राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो जून 2017 से लागू हुआ। इसमें होती थी 7 डिसेबिलिटीज, यानी 7 दिव्यांगताएं, इसमें होती हैं 21 दिव्यांगताएं या डिसेबिलिटीज। 14 डिसेबिलिटीज नई ऐड की गई और नई और भी ऐड की जा सकती हैं RPWD एक्ट में। जो RCI आपका RPWD एक्ट बोले तो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। तो अब ये नए वाला एक्ट जो RPWD एक्ट है, इसमें और भी डिसेबिलिटीज को ऐड किया जा सकता है नोटिफिकेशन के द्वारा। अगर किसी को डिसेबिलिटी यानी रिजर्वेशन में 4% गवर्नमेंट जॉब्स में 3 से 4% कर दिया गया रिजर्वेशन, इक्विवेलेंट टू या मोर देन 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है, वो ही इसमें जो रिजर्वेशन है उसका फायदा उठा सकता है, या जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे इन लोगों को जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, है ना। तो अगर हम बात करें जो स्पेशल बच्चा है बेसिकली, अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम बात करें तो यहां पे हम सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि एक डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना है पूरा माहौल। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो, हॉस्पिटल जाए बच्चा, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो
डिसेबल्ड फ्रेंडली होने चाहिए, यानी वो बच्चा जो चल फिर नहीं सकता या लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में दिक्कत है, व्हील चेयर पे है या दिख नहीं पाता, तो आपकी मेट्रो में जैसे क्या है, लिफ्ट है, व्हील चेयर वो लोग प्रोवाइड करा देंगे अगर कोई डिसेबल्ड है तो। और अगर हम बात करें वहां पे, तो मेट्रो में भी एक स्पेशल एक जगह नहीं होती जहां पे पकड़ के कई लोग खड़े हो जाते हैं, वो होती ही किसके लिए, व्हील चेयर के लिए होती है, वो स्पेसिफिक पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए होती है। तो हमें जो हमारे, अगर मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, मैं किसी काम के लिए गई थी, कोई तो मेरा अग्रीमेंट था, तो मतलब जो कुछ जगह पे तो है ही नहीं लिफ्ट, मतलब एक जगह ही मैं देख पाई थी जहां पे मैंने देखी थी, दूसरी जगह प्रॉपर्टी के टाइम पे तो नहीं देखी। तो अगर मैं देखूं तो वहां पे लिफ्ट तो है, चलती ही नहीं है। अब कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है जो चल फिर नहीं सकता, अब वो कैसे जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे? या तो आप ग्राउंड फ्लोर पे करें इंतजाम, या लिफ्ट अगर लगाई है तो चला दो भाई, है ना। तो ऐसा भी होना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी कई बार डिफरेंट हो जाती है, बट हमें एक्सेसिबल बनाने हैं जो प्लेसेस हैं, डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने हैं कि हर बच्चा या व्यक्ति जा पाए। ड्वार्फिज्म, बोनापन, एसिड अटैक विक्टिम्स, वो मूवी आई थी ना छपाक, जो लक्ष्मी की कहानी थी, और आपका हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं जो इन 21 डिसेबिलिटीज में आती हैं। उनके रट्टे लगाने का कोई फायदा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। एक बार नोट्स में एक बार वो झांक के देख लेना, मन करे तो, नहीं भी करे तो भी इतना बेसिक पता होगा तो चल जाएगा, क्योंकि अलग से डिसेबिलिटी नहीं आएगी, जो आएगी वो मैं अभी डिस्कस कर लूंगी। तो ड्वार्फिज्म है, उसमें थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, और आपका ये क्या कहते हैं उसको, लेप्रोसी क्योर्ड, जो कुष्ठ रोग है, तो बहुत सारी डिसेबिलिटीज उसमें हैं। चलिए खैर आते हैं। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके तहत ना जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, वो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, हालांकि ये भी अभी अपडेट हो जाएगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो और बढ़ाने की बात करेगी, 3 से शुरू कर देगी। तो अभी तक मतलब जो हम पढ़ते थे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में, ठीक है ना, कोई कह रहा आप भी एक मूवी बनाओ, भाई अभी तो पढ़ा पढ़ा के हालत खराब है। देखो, अब डिसलेक्सिया की अगर हम बात करते हैं, तो वो बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज या अधिगम अक्षमताएं, ये होती किस लिए है? ये कोई दिमाग में या बच्चे की आईक्यू में कमी नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं कि उसकी ब्रेन की वायरिंग डिफरेंट है। इस बार भी पूछा गया था ना, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये डिस वाले जितने भी पूछे समझ जाना, न्यूरोलॉजिकल वायरिंग में थोड़ा डिफरेंट है बच्चे का। जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि उसका ब्रेन उस तरह से वायर्ड है, इसका मतलब ये नहीं आईक्यू कम है बच्चे का, सीख नहीं सकता, दिमाग की कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कई लोग मानते हैं दिमाग की कमी है, जैसे डिसलेक्सिया तारे जमीन पर वाला जो बच्चा था ईशान अवस्थी, उसको था, इसका मतलब ये नहीं था उसमें दिमाग की कमी थी, ठीक है ना। वो न्यूरोलॉजिकल वायरिंग इनकी अलग होती है, आपको ए ऐसा दिखता है, उनको ए ऐसा दिख सकता है, बी आपको ऐसा दिखता है, उनके ब्रेन में जो है वो प्रोसेस डिफरेंट तरीके से डी की तरह से हो सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं कि आप प्रिंटेड मटेरियल दे दें अगर पढ़ने में दिक्कत है बच्चे को। तो पहला डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया, डिस का मतलब होता है डिसफंक्शन, ये एलेक्सिया हो तब भी बात बराबर ही रहेगी, वो ए लगा देते हैं, तो टेम्परेरी और उसका परमानेंट का डिफरेंस है। रीडिंग डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं, यानी पठन विकार, बच्चा बैड को डेड पढ़ता है, 100 को वॉज पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है, 6 को 9 पढ़ता है, ये क्या है? ये है डिसलेक्सिया। वो जो बच्चा था, ऐसे बच्चे की आप इसको पढ़ने के अराउंड एंजाइटी होती है, रिवर्स में दिखते हैं लेटर्स, है ना। तो ये रिवर्सिबल ऑफ लेटर्स अगर आप देख रहे हैं, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, अब जब पढ़ नहीं पा रहा तो लिखने में भी दिक्कत होगी। तो अगर रीडिंग और राइटिंग दोनों ऑप्शन हो तो आप क्या करेंगे, क्या चूज करेंगे? डिसलेक्सिया। अगर सिर्फ मेनली ये रीडिंग डिसऑर्डर है, लेकिन रीडिंग जो गलत पढ़ेगा वो सही थोड़ी लिखेगा, वो लिखेगा भी गलत, तो इसलिए रीडिंग राइटिंग दोनों हो जाता है। डिसग्राफिया की जब हम बात करें तो ये ग्राफ का मतलब है, ग्राफ कैसे बनाओगे? हाथों से, है ना। तो राइटिंग से संबंधित विकार है ये। रीडिंग डिसऑर्डर था किसको? ईशान अवस्थी को, वो जो मूवी है तारे जमीन पर में, और वो एक टीचर हैं जो समझ पाते हैं कि हाँ भाई उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, नहीं तो सबको लग रहा था ये तो मजाक कर रहा है, क्योंकि बच्चे दिखते भी नॉर्मल हैं, ऐसी कोई इनको इंटेलिजेंस की भी दिक्कत नहीं है। बट वो बच्चा पढ़ने के अराउंड जब उसको खड़ा किया जाता था क्लास में, अगर आपने मूवी देखी है, तो वो बहुत एंग्जाइटी महसूस करता था, तो पढ़ने के अराउंड इनको दिक्कत होती है। राइटिंग डिसऑर्डर और पढ़ने की वजह से लिखने में भी दिक्कत होगी। डिसलेक्सिया वाला बच्चा लिखेगा भी सही नहीं, लिखेगा भी गलत। डिसग्राफिया की अगर मैं बात करूं तो डिसग्राफिया राइटिंग से मेजरली संबंधित है, जैसे डिसलेक्सिया रीडिंग से मेजरली संबंधित है, बट राइटिंग में भी दिक्कत आएगी। तो डिसग्राफिया में राइटिंग संबंधी विकार होता है इलेजिबल राइटिंग, यानी डॉक्टर्स वाली राइटिंग होती है। इलेजिबल राइटिंग बोले तो यानी पढ़ने योग्य ही नहीं होती इनकी राइटिंग। अगर आप इनकी नोटबुक देखने लगेंगे, आपको लगेगा कीलम काटी, पता नहीं क्या हो रहा है, आप पढ़ नहीं पाएंगे। अभी डॉक्टर्स को भी खैर शायद कहा है ना, उड़ीसा में कोई तो वो आया है कि कोई जजमेंट है कुछ, कि भाई डॉक्टर्स को कहा गया या तो कैपिटल लेटर्स में लिखो या लेजिबल हैंड राइटिंग में लिखो। लेजिबल क्या होता है? पढ़ने योग्य। जो पढ़ने योग्य नहीं है वो इलेजिबल है। तो इलेजिबल राइटिंग किसकी होगी? डिसग्राफिया वाले की। वो आप पढ़ नहीं पाएंगे, वो आप पढ़ नहीं पाएंगे।
है ना। चलिए आते हैं, ये शुरुआत में पता लग जाता है, ऐसा नहीं है अब आप 20 साल के हो गए तब पता लगेगा डिसलेक्सिया, है ना। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की जो चीजें, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, खैर वो शुरुआत में जीवन के आपके 5-10 साल तक पता लग जाता है। कोई कह रहा 5 मिनट का ब्रेक, बिल्कुल नहीं मिलेगा ब्रेक, चलते रहने दो, है ना। ज्यादा बचा नहीं है ये वाला टॉपिक, जैसे ये यूनिट खत्म होगी ना इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर उसके बाद ब्रेक दे देंगे। उसके बाद तो इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, मैंने इतनी पिक्चर्स वगैरह लगाई है, मजा आएगा आपको। डिसकैलकुलिया की अगर मैं बात करूं तो कैलकुलेशन मतलब मैथ्स से दिक्कत है, मैथमेटिक्स में दिक्कत होगी, कैलकुलेशन डिसऑर्डर है, गुणा की जगह एडिशन, एडिशन की जगह गुणा, ये सब मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, डिसकैलकुलिया। डिस्फेजिया है या अफेजिया है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, भाषा को समझने में, इसको कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी इस बच्चे को जिसको डिस्फेजिया है, भाषा को यूज करने में और भाषा को समझने में, यानी जो मैं बोल रही हूं वो समझने में दिक्कत होगी और अपनी बात को समझाने में दिक्कत होगी डिस्फेजिया वाले बच्चे को। डिस्प्रैक्सिया होता है, प्रैक्सिया है मोटर एक्टिविटीज वाला डिसऑर्डर, बच्चे को टाई लगाने में, शू लेसेस बांधने में, बटन अप करने में, जो शर्ट है उसको, ये सब दिक्कत, बटन लगाने में बेसिकली दिक्कत होगी। तो मोटर एक्टिविटीज जो आपकी बेसिक पेन से पकड़ के लिखने में भी, डिस्प्रैक्सिया वाले बच्चे को भी राइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन अलग है, क्योंकि वो पकड़ नहीं पा रहा, उसकी जो मोटर स्किल्स हैं वो ठीक से वर्क नहीं करती हैं। तो मोटर एक्टिविटीज का डिसऑर्डर है डिस्प्रैक्सिया। तो ये एक बेसिक बात हुई। आगे बढ़ते हैं, इस पे आपको पढ़ना नहीं है, नहीं तो इंपेयरमेंट और हैंडीकैप वगैरह में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए सही है, अभी आपको जरूरत नहीं है। अब कुछ और डिसेबिलिटीज हैं जो पेपर में पूछ ली जाती हैं। एडीएचडी, एडीएचडी क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखो अगर डिसलेक्सिया वाला बच्चा, उसको आप प्रिंटेड मटेरियल दे प्रिंटेड मटेरियल मतलब उसको लिखवाओ मत, पढ़ने के लिए भी आप वीडियो या बाकी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, कई मेथड से एक साथ पढ़ा सकते हो। डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को प्रिंटेड मटेरियल दे दो लिखवाने की जगह, है ना। तो जिस बच्चे को जिस चीज में दिक्कत है उसका सॉल्यूशन निकाल देना है सिंपली। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अधिगम अवधान न्यूनता विकार कहते हैं उसको, डेफिसिट अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार, हाइपर एक्टिविटी, यानी बच्चे का ध्यान टिकता नहीं है ज्यादा देर तक एक जगह। जैसे आप लोग 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, मोर देन 4 आवर्स, तो अगर हम बात करें 5 घंटे हो जाएंगे थोड़ी देर में, तो अगर हम बात करें तो आपकी अटेंशन का लेवल मतलब ठीक ठाक है, बैठ नहीं पाएगा अटेंशन डेफिसिट वाला बच्चा। उसको पार्ट्स में ब्रेक करके देनी पड़ती है चीजें, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट। वो अति सक्रिय है, उछलता कूदता रहेगा एक सीट से दूसरी सीट, कभी खड़ा होगा कभी कुछ होगा, तो आपका ध्यान, वो क्या है, हाइपर एक्टिव है। कुछ ज्यादातर बच्चे अर्ली चाइल्डहुड तक तो हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन ये बाद में भी हाइपर एक्टिव है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। देखो मैम सच बोल रही हूँ, मैं फिक्स 7 बजे से आपकी क्लास ले रही हूँ, 1 मिनट को भी टाइम वेस्ट नहीं किया। बहुत बढ़िया, डे विद मी। बहुत सारे लोग हैं आप में, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अटेंशन, ये आपको मेहनत करना सीखना जो है, जब आप सीख जाते हैं तो वैसे भी कुछ ना कुछ तो आप जीवन में कर ही लेते हैं फिर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी अटेंशन में कमी है, तो आपको ऐसे बच्चों को पार्ट्स में तोड़ के देनी है। कोई भी असाइनमेंट है, कोई भी काम है, एक साथ ज्यादा देर तक ये टिक के नहीं बैठ पाते, है ना। अगर 5-6 साल के बाद भी दिक्कत है हाइपर एक्टिविटी की, तो आपको देखना चाहिए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आजकल कहा जाता है कि इंटरनेट या फोन वगैरह की यूजेज से भी लोगों में बढ़ रहा है ना, क्योंकि हमारा ध्यान टिक ही नहीं पाता, हमें 30-30 सेकंड की रील चाहिए, तो अटेंशन में तो कमी आएगी। हालांकि ये थोड़ा डेवलपमेंटल होता है, पता लग जाता है जन्म के कुछ टाइम बाद ही, 10-12 साल से पहले। ऑटिज्म में क्या, बच्चा रेपिटेटिव एक्शन करेगा, ये भी पूछा जा रहा है खूब। रेपिटेटिव यानी बार बार पुनरावृत्ति अपने एक्शंस की, रेपिटेटिव एक्शंस, बार बार सेम बात रिपीट करेगा, बार बार फिजिकल एक्शंस सेम करेगा, स्टीरियोटिपिकल एक्शंस भी कहते हैं इसको। बच्चे के जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, ऑटिज्म वाले के, जो ऑटिज्म वाला बच्चा है उसको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, अपनी बात को बार बार रिपीट करता है, सोशली उसको अच्छा नहीं लगता अगर ज्यादा लोग हैं, या उसके रूम में भी कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन हो जाए, दिक्कत होती है। दिमाग की कमी नहीं है इन बच्चों में, इनको सिखाया जा सकता है, लेकिन चैलेंजेस हैं इनको सिखाने में, वो टीचर को अपने मेथड में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। स्टीरियोटाइपिकल या कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होती है ऑटिस्टिक बच्चे को। हियरिंग इंपेयर्ड को भी कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी भाई, क्योंकि जो सुन ठीक से नहीं पा रहा वो जवाब ठीक से नहीं दे पाएगा। जब आप अपनी बात, वो आप कुछ कह रहे हो वो कुछ कह रहा है, ऐसा बूढ़े लोगों के साथ होता है ना, मेरी नानी है जैसे, उनको कम सुनता है, तो अब मैं कुछ कह रही हूं, वो कुछ और जवाब देंगी, काफी देर लग जाती है उनकी बात को समझने में और अपनी बात को कहने में, तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है हियरिंग इंपेयर्ड लोगों के साथ। या बच्चा अगर है तो स्कूल में, तो उस केस में आप हियरिंग एड का इस्तेमाल कर लो, अगर मशीन वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर अगर कम हियरिंग इंपेयरमेंट है तो बच्चे को आगे बिठाओ, थोड़ा सा लाउड बोलो, तो ये आपको अपने मेथड में परिवर्तन करने पड़ेंगे। विजुअली इंपेयर्ड यानी बच्चे को देखने में दिक्कत है, तो अगर बिल्कुल दृष्टि बाधित है पूरी तरह से, यानी ब्लाइंड है, तो आप ब्रेल लिपि का, जो आप ईवीएस में भी